हेलो दोस्तों, बागी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एलपी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में है एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा जीव है जो एकल कोशिका का है। तो पर्णकृमि की जोक या शैवाल या अमीबा। तो इसमें कौन सा एकल कोशिका का जीव है। तो अमीबा एकल कोशिका का जीव है। इसका आकार अनियमित होता है। यह भोजन ग्रहण करता है किससे। स्यूडोपोडिया से ग्रहण करता है। इसका आकार होता है जो बदलते रहता है, एक निश्चित आकार का ये नहीं होता है। तो पहला का आंसर क्या होगा, डॉग। पहला का आंसर डॉग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जाइलम का कार्य क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम का कार्य प्रोटीन का संवहन करना होता है, वसा का पाचन करना, या जल का खनिजों का संवहन करना, या भोजन का संवहन करना। तो इसमें हो जाएगा आपका जाइलम का कार्य क्या है, जल एवं खनिजों का संवहन करना। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम, एक फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम कैसा उत्तक है अगर पूछेगा तो ये कैसा उत्तक है, जटिल उत्तक है। कैसा है, जटिल उत्तक है। ये दोनों जटिल उत्तक है। और जाइलम का कार्य क्या होता है, जाइलम का कार्य होता है जल एवं खनिजों का संवहन करना या संचयन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो क्या कौन सा धातु है जो आवश्यक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा आवश्यक होता है, आयोडीन आवश्यक होता है। कौन होता है, आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो 1665 में कोशिका का खोज किसने किया था। तो इसमें रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज के 1665 ईस्वी में किया था। वह कैसा कोशिका था, तो मृत कोशिका था। मृत कोशिका कैसा कोशिका था, तो मृत कोशिका था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो कौन है, तंत्रिका की कोशिका। कौन है, तंत्रिका की कोशिका सबसे लंबा कोशिका। और हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, अंडाणु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों की मूल इकाई कौन सी है। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी होती है। तो जीवों की जो मूल इकाई होती है वह कौन होता है, कोशिका। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध किसका मिश्रण है। दूध किसका मिश्रण है। तो दूध किसका मिश्रण है, इसमें देखिए केवल वसा का है, जल का है कि जल वसा प्रोटीन सभी का है कि केवल प्रोटीन का है। तो दूध कैसा है, एक पदार्थ है जो दूध है। एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सभी तरह का विटामिन प्रोटीन पाया जाता है, केवल एक को छोड़कर। कौन, विटामिन सी को छोड़कर। इसको छोड़कर सब विटामिन पाया जाता है किसमें, दूध में। तो जल वसा प्रोटीन सब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है। कौन सा रोग है जो यौन संचारित है लेकिन वह वायरस से होता है, जीवाणु से नहीं। तो वायरस से कौन होता है इसके अनुसार। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मलेरिया, एड्स तो होता है
लेकिन मलेरिया नहीं होता, मलेरिया नहीं होता है। सिफिलिस होता है, यह यौन संचारित रोग है। और एड्स, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा कैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहता है? जीवन की मूलभूत इकाई होता ही कौन है? तो कोशिका ही होता है। जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। लेकिन कोशिका किससे मिलकर बना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम से। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? कैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुरुष और महिला के यौना अवस्था की सही आयु की सीमा दर्शाता है। यौना अवस्था की सही आयु सीमा कौन होता है? होता है इसे 12 से 14 होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो 11 से 17, ऑप्शन के अनुसार 11 से 17 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट कोशिका है जो विद्युत आवेगों के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के सूचनाओं को संचार करता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट कोशिका है, कौन सा ऐसा कोशिका है जो विद्युत आवेगों को द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जैसे कुछ भी हम करते हैं तो उसका सूचना का आदान प्रदान कैसे किया जाता है? तो तंत्रिका कोशिका से, तंत्रिका कोशिका से। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नई जीवों का निर्माण होता है? कौन सा जीव है जो कोशिका विभाजन या विखंडन से एक नए जीव का निर्माण कर देता है? तो वह कौन कर देता है? एक कोशिकीय जीव कर देता है। एक कोशिकीय जीव आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को याद कर लीजिए, क्या कहता है? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से करते हैं, ठीक, अवतल लेंस से। और एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को कैसे करते हैं? दूर को करते हैं उत्तल से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को याद कर लीजिए, मायोपिया कहते हैं। और दूर दृष्टि के हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक्स मूल से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं और उससे उनका पौधा का अन्य भागों तक वहन करता है। तो कौन करता है? मूल से, मूल यानी क्या? जड़ से प्राप्त जल और खनिजों का पदार्थ का वहन करता है। तो कौन करता है? जल और खनिजों को कौन वहन करता है? जाइलम करता है। और जबकि उन पत्तियों जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, उसका कौन वहन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम, तो यहाँ हो जाएगा जाइलम और यहाँ हो जाएगा फ्लोएम। तो आंसर कौन हो जाएगा सही? डॉग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? मानव शरीर में जो मूत्र निर्माण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य उसका होता है कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वह रक्त में हो, शरीर में हो, वो रक्त के माध्यम से कहाँ जाता है? मूत्र में। और मूत्र से, रक्त से अपशिष्ट उत्पादों का निष्पंदन कर देता है। यही कारण है कि मूत्र का निर्माण होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा? डॉग। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा कौन प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा करता है, तो इसमें कौन करता है? हार्डा करता है। हार्डा मुकुलन द्वारा भी करता है और रीजनरेशन भी करता है। क्या करता है? रीजनरेशन, यानी पुनः जनन भी करता है। हार्डा दो तरह से करता है, मुकुलन और रीजनरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका का आकार बदलते रहता है? तो किस कोशिका का आकार बदलते रहता है? शुरू क्वेश्चन में ही बताया था, अमीबा का आकार बदलते रहता है। तो किसका आकार बदलते रहता है? अमीबा का आकार बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन, मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? तो मानव शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है वो किसके द्वारा हटा दिया जाता है? तो हटा दिया जाता है उत्सर्जन तंत्र द्वारा। अभी हम बताए थे कि मूत्र का निर्माण क्यों होता है? तो अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए, वही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकता है? तो नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन, उसमें से लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है केवल डीएनए से, केवल पैतृक डीएनए से, कि केवल मातृक डीएनए से, या पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों। तो कोई भी लक्षण होता है, अगर कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में आता है तो माता पिता दोनों से आता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। कहता है, प्राकणों की पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि प्राकणों का वह संश्लेषण स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह क्या कहलाता है, जो पूछ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है, दूसरी ओर यदि परागकण पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अगर इसका कहने का सिंपल सा अर्थ है, अगर एक ही पेड़ के फूल से अगर परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अगर एक ही फूल से स्थानांतरित होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और अगर दूसरा फूल से किसी दूसरे फूल में परागण की स्थानांतरण होता है तो वो क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। यानी एक सेल्फ पोलिनेशन होता है और दूसरा पर परागण होता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा स्वपरागण, यहाँ पर हो जाएगा पर परागण। यहाँ पर कह रहा है दूसरे फूल में स्थानांतरित होता है, दूसरे पुष्प के स्थानांतरित होते हैं, इसमें स्वयं के फूल में होता है, तो यहाँ स्वयं परागण हो जाएगा, यहाँ पर परागण हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन? स्वपरागण और पर परागण। राइट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय जीव नहीं है बोला है। एक कोशिकीय जीव कौन नहीं है? तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, और क्लाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ पर एक कोशिकीय जीव कौन नहीं है? पौधा कैसा है? तो बहुकोशिकीय है। यह किस में आता है? यूकैरियोटिक में आता है। यह पौधा जो यूकैरियोटिक में आता है और ये सब किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। तो यहाँ आंसर कौन हो जाएगा? कैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करता है? कह रहा है इसमें से कौन सी ग्राही है जो स्वाद को पहचान करने में मदद करती है? तो अगर स्वाद को पहचानना है तो स्वाद एक ही चीज़ पहचान नहीं सकता, जीभ में पहचानता है, तो उसे क्या कहते हैं? रसग्राही। अगला क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए, इसमें कौन सही है? तो सही इसमें हो जाएगा पहला के आंसर ए। कह रहा है परागण की प्रक्रिया से
पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। यही अगर एक ही फूल में होगा तो इसे कौन कहते हैं, स्वपरागण, और अगर दूसरे पेड़ के फूल में होगा तो इसे परपरागण। तो यही अगले क्वेश्चन में समझाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई झिल्ली नहीं होती। कह रहा है इसमें किसमें है जो कोई झिल्ली नहीं होती है। तो पहला पादप कोशिका, पादप कोशिका में झिल्ली होता है, कवक कोशिका में भी होता है, जंतु कोशिका में होता है। तो किसमें नहीं होता, कोई झिल्ली नहीं होता, विषाणु में। विषाणु में कोई झिल्ली नहीं होता। यह अंतिम सवाल था। थैंक यू वेरी मच।